Hi everyone, welcome to Prep Talk. Today I will discuss about the Indian Constitution, the features of parliamentary system, यानी जो हमारा संसदीय व्यवस्था है उसकी विशेषताएं क्या हैं उनको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो है फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको बताया था कि दो रूल्स के बारे में बताया था, एक एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया था। तो एग्जीक्यूटिव आपकी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव दोनों होती है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव को अगर हम देखते हैं तो प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, ओके। एंड रियल अगर एग्जीक्यूटिव हेड अगर हम देखते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। फिर मैंने रूल्स के बारे में बताया था कि रूल कौन करेगा पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में रूल्स करने का राइट केवल उसी को होता है जो जिसका लोअर हाउस में मेजोरिटी होता है, यानी मेजोरिटी पार्टी रूल सिस्टम है। यहाँ पे लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी होती है वही रूल करता है, ठीक है। वही, और पार्टी का जो लीडर ऑफ द पार्टी है वही आपका लीडर ऑफ द हाउस कहलाता है, वही आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, ओके। अब हम बात करते हैं थर्ड जो हमारा है, थर्ड फीचर क्या है। तो द थर्ड फीचर इज कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है, ठीक है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स होते हैं, यानी जो मिनिस्टर्स होते हैं, तो मिनिस्टर्स जो है ना कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा, यानी लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी माने जाते हैं आपके मंत्री। तो इसको हम लिख देते हैं। तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, द मिनिस्टर आर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल, द मिनिस्टर आर collective responsible टू द लोकसभा। लोकसभा को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं एलएस। तो मंत्री सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं लोकसभा के लिए। लोकसभा क्या होता है, लोकसभा इज द हाउस ऑफ पीपल्स एंड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का क्या होता है, लोअर हाउस होता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो आपकी लोकसभा होती है उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं आपके मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स। और जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स होती है आपकी, ठीक है, वो क्या होती है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स, ये इसका जो हेड होता है, ये अपना लीडर चुनते हैं, वो होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो है सिंगल पर्सन होता है जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल को हेड करता है और एड एंड एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को। तो ऐसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रन करता है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका, हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये क्या है, इसमें जो है आपकी डुअल मेंबरशिप है। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या रखते हैं, डुअल मेंबरशिप रखते हैं। अब डुअल मेंबरशिप क्या होता है, यानी दोहरी सदस्यता इनके पास होती है डुअल मेंबरशिप में। और इसको हम ऐसे देखते हैं डुअल मेंबरशिप को, चलिए हम समझाते हैं इसको। माने कि कोई मिनिस्टर है, इसको ऐसे समझते हैं। माना कोई मिनिस्टर है आपका, मिनिस्टर यानी मंत्री, ठीक है। वो मंत्री क्या होता है, वो आपका जो है आपका जो लेजिस्लेचर होता है, आपका जो विधायिका होता है, लेजिस्लेटिव्स होते हैं, उसमें से किसी भी एक हाउस का वो मेंबर होता है। किसी ना किसी एक हाउस का मेंबर होना चाहिए, यानी आपका जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर माने कि विधायिका, ठीक है। तो विधायिका, अगर हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट में पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारे दो जो है हाउसेस हैं, दो सदन हैं। एक है आपका अपर हाउस, ऑल्सो नोन एज राज्यसभा, ठीक है। तो जो बड़ा हाउस है आपका वो क्या है, राज्यसभा। और जो लोअर हाउस यानी निम्न सदन है आपका, वो है आपका लोकसभा। तो इन दोनों में से मिनिस्टर किसी ना किसी में, इसमें या इसमें, दोनों में से एक ना एक का मेंबर जरूर होगा। अगर मेंबर नहीं होगा तो वो मिनिस्टर बन ही नहीं सकता। अगर मेंबर नहीं है और उसको मिनिस्टर बना दिया गया है बाय द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक, अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो देन इसको क्या होगा, विद इन 6 मंथ इसको इन दोनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी होगी। तो लेने के लिए क्या होता है, अगर वो इनमें से किसी का भी मेंबर नहीं है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड फिक्स होता है, ये 5 ईयर के लिए जो है एस्टेब्लिश होती है, फिर इसको डिसोल्व कर दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर हमारी नजर जाती है राज्यसभा पर, क्योंकि इसके 1/3 एवरी ईयर जो है रिटायर हो जाते हैं। तो इसमें जो है ना सीटें वैकेंट होती हैं, तो इसलिए उसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है, यहाँ से उसको मेंबर बना दिया जाता है पार्लियामेंट का, ठीक है।
तो ये लेजिस्लेटिव मिनिस्टर क्या होता है कि कम से कम उसको मिनिस्टर होने के लिए विधायिका का सदस्य होना आवश्यक है। दूसरा क्या है कि जब वो मिनिस्टर बनता है आपका, तो वो किसका हो जाता है, एग्जीक्यूटिव में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि गवर्नमेंट में एग्जीक्यूट करने के लिए उसको फिर मेंबर बनाया जाता है कार्यपालिका का। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका। और कार्यपालिका में क्या होता है, ठीक है, चलिए इसको ऐसे समझते हैं। सपोज दैट प्राइम मिनिस्टर जो है आपके, प्राइम मिनिस्टर क्या है, प्राइम मिनिस्टर पार्ट है कार्यपालिका के और हेड ऑफ द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के रियल हेड माने जाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ के सदस्य रहेंगे, उनको प्राइम मिनिस्टर को भी राज्यसभा और लोकसभा किसी एक हाउस में से मेंबर होना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे आपके प्राइम मिनिस्टर जो है वो अब उनके पास क्या हुई, डुअल मेंबरशिप हुई। डुअल मेंबरशिप कैसे हुई, एक तो वो प्राइम मिनिस्टर है, मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं, प्रधानमंत्री हैं, और एक क्या है, वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी एक के मेंबर होने अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा जितने भी आपके मिनिस्टर्स होते हैं, चलिए मिनिस्टर्स, ठीक है, अब मिनिस्टर्स जो होते हैं ये भी आपके जो है लोकसभा राज्यसभा किसी एक में से उनका सदस्य होना जरूरी है, साथ ही वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो इस तरीके से डुअल मेंबरशिप हो जाती है। तो ये थी बातें आपकी मिनिस्टर्स की। अब मिनिस्टर में भी जो है 3 टाइप के मिनिस्टर होते हैं। फर्स्ट होता है आपका कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के पास होते हैं। जैसे में आप ले लें कि फर्स्ट पे आते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ही वाज द पार्ट ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट के सदस्य हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपके डिफेंस मिनिस्टर जो इन प्रेजेंट राजनाथ सिंह है, फिर होम मिनिस्टर, फिर आपके फाइनेंस मिनिस्टर, इसी तरह चलते रहते हैं। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, सेकंड आता है आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, और थर्ड आते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इनको मैं जब मिनिस्ट्रीज आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से क्लैरिफाई करूंगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार जो होते हैं आपके। खैर वो जब मैं मिनिस्ट्रीज आपको बताऊंगा तो इसको अच्छे से क्लैरिफाई करूंगा। तो जो ये जो भी आपका कैबिनेट मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है, तो ये सभी क्या है, इनके पास डुअल मेंबरशिप है। वो लेजिस्लेचर के भी मेंबर हैं और एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि हमारा जो फीचर्स है, फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैव अ डुअल मेंबरशिप इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि डुअल मेंबरशिप का फीचर्स हमको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर आता है, अब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, यानी लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है। फिर आता है आपका लीडर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो इसको हम कैसे देखते हैं, देखिए आपका जो प्राइम मिनिस्टर है आपका, एक तो वो प्रधानमंत्री है, तो पूरी मंत्री परिषद का हेड है। तो पहला जो पॉइंट आता है यहाँ, फर्स्ट पॉइंट आता है, ये क्या है आपका, लीडर ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल्स, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सॉरी, लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये मंत्री परिषद का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्री परिषद का प्रधान होता है। ठीक है, दूसरा लीडर ऑफ लोअर हाउस, लीडर ऑफ हाउस। दूसरा क्या है, सदन का नेता भी होता है। ठीक है, सदन का नेता, नेता प्रतिपक्ष, ऐसे इनको बोला जाता है। और थर्ड क्या है कि लीडर ऑफ पार्टी, यानी जो पार्टी आपकी मेजोरिटी पार्टी में आई है, इन पावर यानी शक्ति में वो पार्टी का भी लीडर होता है। तो ये देखने को मिलता है हमें कि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके फीचर्स में प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है, ये भी हमको देखने को मिलता है। सारी बातें जानकारी जब मैं प्राइम मिनिस्टर अलग से एज ए चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे
अच्छे से इसको क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो ये बातें चल रही हैं आपकी फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट फीचर क्या है, हाउस को डिसॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जो आपका हाउसेज है, तो डिसोल्यूशन ऑफ हाउस यानी सदन का विघटन क्या होता है। तो चलिए, हमारे पास दो सदन हैं, कौन कौन से हैं। पहला है हमारे पास अपर हाउस। ठीक है, अपर हाउस दैट नेम इज राज्यसभा। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास कौन सा, लोअर हाउस। ठीक है, लोअर हाउस जो आपका लोकसभा है, जिसको हाउस ऑफ पीपल्स हम बोलते हैं। ओके, अब इसमें विघटन की अगर हम बात करें, डिसोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो इसमें ये हमारा जो लोअर हाउस है, इसको डिसोल्व किया जाता है। ठीक है ना, एवरी 5 ईयर ऑफ द टर्म पीरियड, जो उसका पूरा कार्यकाल होता है 5 वर्ष के बाद, उसको जो है विघटित किया जाता है। अगर पार्टी मेजोरिटी में इन बीच में भी अगर पार्टी मेजोरिटी खो देती है, तो बीच में प्रेसिडेंट क्या करता है, इसको डिसोल्व कर सकता है। ठीक है, तो कैन बी डिसोल्व बाय द प्रेसिडेंट, कैन बी डिसोल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कैन बी डिसोल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति के द्वारा इसका विघटन किया जा सकता है। लेकिन इसको रिकमेंड किसके द्वारा जाता है। ठीक है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी रिकमेंडेशन पर जो है इसको डिसॉल्व किया जा सकता है, यानी इसको विघटित किया जा सकता है। ठीक है, तो कब किया जा सकता है, जब इसका टर्म पूरा हो जाता है। टर्म पूरा होने के बाद, जब नया जनरल इलेक्शन के जो जनरल इलेक्शन होते हैं, उसके जस्ट दिन बाद इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। फिर नई लोकसभा एस्टेब्लिश होती है, फिर दोबारा से नई गवर्नमेंट जो है गठित होती है। ठीक है, लेकिन जब ये प्राइम मिनिस्टर इसको डिसॉल्व करने के लिए बोलता है, जो आपके जनरल जो इलेक्शन होते हैं, यानी एक्सपायरी ऑफ टर्म होती है, उससे पहले इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टाइम। ठीक है, ये हुई बातें अपने लोअर हाउस यानी लोकसभा। तो यहां से क्वेश्चंस आपके जो बनते हैं, लोकसभा किस सदन को विघटित किया जा सकता है, तो लोकसभा है। कब विघटित किया जाता है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टाइम, यानी जब उसका टर्म पूरा हो जाता है, उससे पहले ही एक्सपायरी ऑफ टर्म। ठीक है, उससे पहले ही इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट मेजोरिटी खो देती है अपनी, तो बीच में भी इसको विघटित किया जा सकता है, जब तक कि कोई नई गवर्नमेंट जो है नहीं एस्टेब्लिश हो जाती है। तो ये सारी बातें हैं लोकसभा में। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं, तो राज्यसभा क्या डिसॉल्व किया जा सकता है, तो इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, तो कैन नॉट बी डिसॉल्व। ठीक है, तो इसको डिसॉल्व नहीं किया सकता, कैन नॉट बी डिसॉल्व। अब बातें हैं कि अगर इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, क्या एक बार अगर कोई व्यक्ति इसका मेंबर बन जाता है, क्या वो अपने जीवन पर्यंत बना रहता है, लाइफ टाइम बना रहता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका जो टाइम पीरियड है, इधर टाइम पीरियड है, लोअर हाउस का जो मेंबर है उसका मैक्सिमम वो कितने समय तक रह सकता है, वो 5 वर्ष तक मेंबर रह सकता है। उसके बाद उसको फिर री इलेक्ट होना पड़ेगा, और री इलेक्ट होने के बाद फिर वो बन सकता है। ऐसे वो ये टर्म जो है ना, इनफाइनाइट टाइम यानी अनंत तक, जब तक वो जीवित है, कई बार जो है उसको अनंत बार री इलेक्ट हो सकता है। लेकिन जो वर्ष का जो समय है वो 5 वर्ष है, यानी 5 ईयर्स तक वो हो सकता है। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं, तो इसके मेंबर्स का जो टाइम होता है वो 6 ईयर होता है। ठीक है, 6 ईयर के बाद तो ऐसे इसमें कर्म बना हुआ है, तो 1/3 जो मेंबर्स हैं इसके एवरी ईयर क्या होते हैं, एवरी ईयर वो रिटायर कर जाते हैं। ठीक है, तो एक साल में जो है ना, 1/3 मेंबर इसके रिटायर्ड कर जाते हैं, उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है 6 वर्ष का, और वो कर जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से जो फीचर्स आता है हमारा, तो हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें लोअर हाउस के डिसॉल्व होने का भी विशेषता हमको देखने को मिलता है। तो ये बातें आती हैं आपकी इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं रूलिंग सिस्टम। तो मैंने दो टाइप्स के जो रूलिंग सिस्टम बताए थे। चलिए, तो ये फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है खत्म हो गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो रूलिंग्स है वो हम देखते हैं, ठीक है, कैसे रूलिंग्स होती है। तो मैंने बताया था कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो है दो तरीके के सेटअप है, एक प्रेसिडेंशियल है आपका और दूसरा पार्लियामेंट्री सिस्टम है। चलिए दोनों का एक बार थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था जिसको कहते हैं, और दूसरा है आपका वन सेकेंड, चलिए तो अब हम देखते हैं रूलिंग सिस्टम। चलिए रूलिंग सिस्टम क्या है उसको समझ लेते हैं। तो रूलिंग सिस्टम, टू टाइप्स ऑफ रूलिंग सिस्टम वी हैव नोन। ओके, फर्स्ट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। फर्स्ट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसको हम क्या बोलते हैं, संसदीय व्यवस्था। चलिए संसदीय व्यवस्था, ठीक है। और दूसरा है आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। चलिए, तो ये दोनों को हम डिफाइन करते हैं आप अलग अलग, ठीक है। तो जो आपकी पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसके फीचर्स कैसे हैं और उसके फीचर्स कैसे हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। देखिए मैंने पार्लियामेंट्री सिस्टम बताया है और मैंने बताया है कि जो एग्जीक्यूटिव है डुअल एग्जीक्यूटिव है हमारे पास, ठीक है ना। तो जो हमारी दोहरी कार्यपालिका है वो इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें क्या है, डुअल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो डुअल एग्जीक्यूटिव क्या होती है कि हमारे पास जो है द्विसदनीय व्यवस्था है, सॉरी द्विस्तर की सरकार है। हमने जो ना सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होता है, स्टेट गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री सिस्टम अलग होता है, लेकिन जहाँ पे प्रेसिडेंशियल शासन व्यवस्था होती है वहां देखने को ऐसा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल एग्जीक्यूटिव आपकी होती है। क्या देखने को मिलती है, सिंगल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है। ये सिस्टम आपका जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज द सेंट्रलाइज गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है ना। और इधर देखने को ये क्या है, ये आपका डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट सिस्टम है। यहाँ पे सेंटर्स के इस यहाँ के सेंटर्स की जो है रिगार्डिंग यहाँ के सेंटर्स के पास ज्यादा पावर्स होती हैं, यहाँ पे कम होती हैं, तो इसलिए ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और ये वाला क्या है, ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा तो यहाँ पे क्या होता है कि मेजोरिटी पार्टी रूल होता है। मेजोरिटी मतलब जिस दल का बहुमत उस दल का शासन, मेजोरिटी पार्टी रूल होता है। जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या है, जो भी लोकसभा में पार्टी मेजोरिटी में आती है, चाहे वो कोलिशन करके आए, अलायंस करके आए, कैसे भी आए, लेकिन शासन करने का राइट उसी के पास है जिसके पास मेजोरिटी है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल और लेजिस्लेचर है वो सेपरेटली इलेक्टेड होते हैं। तो प्रेसिडेंशियल, सॉरी प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर जो दोनों होते हैं आपके, अगर इनकी हम बात करें दोनों की, तो ये अलग अलग इलेक्ट होते हैं। प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग अलग से डलता है, तो ये क्या होते हैं, सेपरेट इलेक्ट होके आते हैं, सेपरेटली इलेक्टेड। ओके, तो ये अलग अलग जो है इलेक्टेड होकर आते हैं और इनकी टर्म फिक्स होती है, बीच में इनको कोई दिक्कत नहीं है। 4 फिक्स टर्म, एक फिक्स टर्म होते हैं। जैसे हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में 4 ईयर की एक फिक्स टर्म है और सेपरेटली इलेक्टेड होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ मेजोरिटी पार्टी रूल है। अगर पार्टी विद इन 5 ईयर अपना जो है, यानी 5 वर्ष के अंदर अंदर किसी भी समय अपनी मेजोरिटी खो देती है तो सरकार गिर जाती है, फिर जो है ना दोबारा से सरकार बनती है। और फिर दूसरी पार्टी अगर कोई अपनी मेजोरिटी प्रूव कर देती है पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर, तो उसका क्या होता है, उसका गवर्नमेंट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है।
तो ये है, तो इसमें क्या है, मेजोरिटी पार्टी रूल है, इधर मेजोरिटी पार्टी रूल नहीं है। प्रेसिडेंशियल एंड लेजिस्लेचर जो है आपके दोनों सेपरेटली इलेक्टेड होते हैं और फिक्स टर्म के लिए इलेक्ट हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल हो जाती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है, तो ये यहाँ पे क्या है, अनस्टेबल गवर्नमेंट। लेकिन वहां पे टर्म आपकी फिक्स हो जाती है, जैसे ही आपकी टर्म फिक्स होती है तो गवर्नमेंट का नेचर कैसा हो जाएगा, स्थिर सरकार आएगी, स्टेबल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलती है, स्टेबल गवर्नमेंट मिलती है। तो यहाँ पे अगर देखें तो मैंने बताया था कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव है, ठीक है। अगर सरकार जवाबदेह है तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट्स की, यानी मिनिस्टर्स की क्या है देखने को मिलती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें इधर, तो इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, कलेक्टिव तो छोड़िए, ठीक है। जब पता है कि हमें 4 साल रहना है तो 4 साल के बाद ही उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्वेश्चंस किया जाएगा, ठीक है, लेकिन 4 साल तक उनसे कोई क्वेश्चंस करने वाला है ही नहीं, तो फिक्स टर्म है। तो यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, तो ये नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट होते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, ओके। तो ये है। अगर हम देख लें यहाँ पे जो है, अगर अनस्टेबल गवर्नमेंट है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कि यहाँ पे डिसोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। अगर सरकार गिर जाती है, मेजोरिटी पार्टी में नहीं रहती है, तो लोकसभा का क्या है, विघटन, यानी लोकसभा को डिसोल्व कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, डिसोल्यूशन है, ठीक है। और डिसोल्यूशन किसका है, डिसोल्यूशन यहाँ पे जो लोअर हाउस है लोकसभा उसका होता है। यहाँ फिक्स टर्म है, मैंने बताया था फिक्स टर्म है, तो कोई डिसोल्यूशन देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नो डिसोल्यूशन, नो डिसोल्यूशन, ठीक है। तो ये यहाँ से आता है, ठीक है। तो हम ऐसे समझते हैं, यहाँ पे विघटन होता है, विघटन होता है तभी तो सरकार गिरती है, सरकार गिरती है तो विघटन भी होता है। उधर सरकार गिरने का कोई चांस है ही नहीं, तो डिसोल्यूशन की कोई बात आती ही नहीं है, विघटन नहीं होगा। तो इसको आगे बढ़ाते हैं फिर थोड़ा, ठीक है, चलिए। तो डिसोल्यूशन हो जाता है तो गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है। तो एक दूसरे से चीजें जो है जुड़ी हुई हैं, अनस्टेबल गवर्नमेंट है, उधर डिसोल्यूशन नहीं होता है, तो गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट आपकी स्टेबल है। अब स्टेबल गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेबल गवर्नमेंट डिसीजन थोड़े जो है ना हार्ड ले सकती है, इधर वाली जो है डिसीजन हार्ड नहीं ले सकती है। गवर्नमेंट अगर इधर गवर्नमेंट क्या होगी, गवर्नमेंट को डर होगा अपना कि जो है ना कभी भी हमारी गवर्नमेंट जा सकती है। तो जिस व्यक्ति को अपना रोजगार खोने का डर होता है तो वो ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जैसे हम देखिए गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो जॉब करते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर्स की जॉब में जो है रोजगार बने रहने की गारंटी ज्यादा होती है प्राइवेट सेक्टर्स की, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस देखी जाती है। प्राइवेट सेक्टर्स में जिसे अपनी नौकरी गंवाने का डर रहता है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। गवर्नमेंट कंपनीज की अपेक्षा, पीएसयूज की अपेक्षा जो है प्राइवेट सेक्टर्स में कंपनी अच्छा काम करती है। तो इधर वाला जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पे गवर्नमेंट कभी भी जा सकती है, तो ये क्या होंगे, ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, ठीक है। तो जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होगी इनकी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कैसी होगी, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमें रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। अगर यहीं पे इधर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी क्योंकि फिक्स टर्म है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की कम है, यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है ही नहीं। इधर हम देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट जाने का डर है, हर वर्ग हर क्लास अगड़ा पिछड़ा सबको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड सबको देना पड़ता है, तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाता है, वाइड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पे आप देखते हैं जब भी सरकार अलायंस में बनती है, ठीक है, तो जितने भी उसमें दल, ठीक है, छोटे दल बड़े दल सब अपने अपने जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए मिनिस्ट्रीज में शामिल होते हैं।
और उसमें कहा जाता है कि ये फला पार्टी के कोटे से मिनिस्टर बना। ठीक है, यहाँ ऐसा है ही नहीं प्रेसिडेंशियल रूल में, यहाँ पे सिस्टम मिनिस्ट्रीज वाला जो है वो थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत नैरो हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, नैरो रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो क्या हुआ, नैरो रिप्रेजेंटेशन। चलिए, अगर इसमें हम आगे बात करते हैं मेंबरशिप की, अगर हम बात करते हैं, मैंने डुअल एग्जीक्यूटिव बताया था, तो यहाँ पे डुअल मेंबरशिप होगी। ठीक है, डुअल मेंबरशिप, क्योंकि जो व्यक्ति, डुअल मेंबरशिप का मतलब है कि ये क्या होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव का मेंबर है वो लेजिस्लेटिव का भी मेंबर होगा, यानी जो कार्यपालिका का अंग है, कोई भी मंत्री है या प्रधानमंत्री है, तो वो क्या है, राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। इसलिए यहाँ पे डुअल मेंबरशिप होना जरूरी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल में जिसके पास किसी भी सदन की सदस्यता नहीं है वो भी मंत्री बन सकता है, और कोई अनिवार्यता नहीं है कि उसको जो है ना उस सदन से सदस्य बनाया जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मेंबरशिप कैसी होती है, सिंगल मेंबरशिप, सिंगल मेंबरशिप। तो ये प्रेसिडेंशियल में देखा जाता है। तो ये है सारी बातें इसमें। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है, वहां पे गवर्नमेंट स्टेबल होती है। तो ये था रूलिंग सिस्टम के फीचर्स हैं, जो प्रेसिडेंशियल रूल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम में डिफरेंस बताता है कि क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा जो सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हम, मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बताया है। अब हम बात करते हैं कि क्या हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अगर हम उसको स्टडी करते हैं तो हमें क्या हम फेडरल स्टेट है या यूनिटरी स्टेट है, वो सारी बातें पे हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि हम फेडरल हैं या यूनिटरी हैं। तो चलिए उस पर हम बातें करते हैं। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं कहीं हम बातों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम यूनिटरी हैं, और कहीं कहीं देखते हैं कि हम फेडरल हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, अब भारत है, भारत के जो है ना 26 स्टेट हैं, स्टेट के पास ऑटोनोमस पावर्स है, उनकी अपनी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उनका अपना चीफ मिनिस्टर है। सेंटर है आपका यूनियन है, यूनियन के अपने पास अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम, अपना प्राइम मिनिस्टर, अपनी कैबिनेट मिनिस्टर। तो ऐसे अगर हम चीजों को देखें तो हमें देखने में प्रकृति रखती है वी आर द फेडरल स्टेट। ठीक है, लेकिन यही हम देखते हैं कि सेंटर्स के पास जो है ना, स्टेट के पास बहुत सारी पावर्स नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं है जिन पर वो लॉ बना सके। बहुत सारे पार्लियामेंट के कानून है, पार्लियामेंट अगर कानून बनाए तो स्टेट के साथ, स्टेट के ऊपर इम्पोज कर सकती है। तो यहाँ हम ऐसे हम नेचर देखते हैं, तो वी आर द यूनिटरी स्टेट। ओके, तो हम यहाँ पे जो है ना एकात्मकता की ओर चले जाते हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम की ओर चले जाते हैं। तो कहीं कहीं हम जो है संघात्मक हैं, और कहीं कहीं हम एकात्मक हैं, कहीं कहीं हम फेडरल हैं, कहीं कहीं हम यूनिटरी हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूं, कैसे समझते हैं। सपोज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम मान लेते हैं कि भारत है और भारत के अलग ऑटोनोमस स्टेट हैं। तो इस तरीके से भारत क्या, फेडरल स्टेट, क्या है, फेडरल स्टेट है। चलिए ये बातें हम मान लेते हैं कि इंडिया इज ए फेडरल स्टेट। ओके, लेकिन अगर हम देखें कि पावर्स की अगर हम बात करें, तो सेंटर के पास में काफी पावर्स हैं। उसके पास जो यूनियन लिस्ट है उसमें काफी सब्जेक्ट हैं, जो अच्छे सब्जेक्ट्स हैं वो सभी यूनियन के पास हैं। और भारत के जो है नए राज्यों का गठन, सीमाओं में परिवर्तन आदि करने की शक्ति पार्लियामेंट के पास है। तो ऐसे हम देखते हैं तो क्या है, इंडिया इज ए यूनिटरी स्टेट। क्या है, यूनिटरी स्टेट। ठीक है, तो हम दोनों का मिक्स जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्वासी फेडरल बोलते हैं। तो इंडिया के इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रकृति है वो अर्ध संघीय है। ठीक है, तो हम क्या है, अर्ध संघीय राज्य है, अर्ध संघीय है। ठीक है, तो ऐसे इसको हम देखते हैं। तो अब हम वो जो सारे नेचर्स हैं, वो फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो विशेषताएं हैं, वो हम इसमें देखेंगे कि कैसे हम फेडरल हैं और कैसे हम यूनिटरी हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्या है कि डुअल पॉलिटिकल सिस्टम है। यहाँ पे लिखते हैं, पहला क्या है हमारे पास, डुअल पॉलिटिकल सिस्टम है, डुअल पॉलिटिकल सिस्टम। अब डुअल पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, ठीक है,
तो डुअल पॉलिटिकल सिस्टम, स्टार्टिंग में जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें डुअल पॉलिटिकल सिस्टम है, जो एक है आपका यूनियन और दूसरा है स्टेट, दोनों का अलग अलग है। तो यहां से हमें विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की ओर जाते हैं, समझ में आई बात है। तो मूल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा क्या था कि डुअल पॉलिटिकल सिस्टम था, लेकिन अगर स्टेट में ही एक और पॉलिटिकल सिस्टम है जिसको हम लोकल बॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकल बॉडीज, जो निकाय होते हैं, जो स्थानीय निकाय होते हैं, लोकल बॉडी, जैसे ग्राम पंचायत हुआ, म्यूनिसिपैलिटीज हुआ, ठीक है, ये सारी। तो तीसरा भी एक स्तर है, लेकिन वो स्टेट के अंडर ही आता है, स्टेट का अपना एक अलग स्तर है जिसको हम तीसरा स्तर भी कहते हैं। तो उससे हमें लगता है कि हम क्या है, हम वी आर द फेडरल स्टेट, इंडिया इज ए फेडरल स्टेट। ओके, आगे चलते हैं। अगर हम बात यूनिटरी की करते हैं, तो यहीं पे अगर हम करते हैं, तो यूनिटरी में हमारे पास क्या है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है, हमारे पास क्या है, मजबूत केंद्र है। वो किस लिए है कि किसी भी राज्य को, ठीक है, जैसे हम यूनाइटेड स्टेट नहीं है, ठीक है, हम जो है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट है, नहीं कि यूनाइटेड स्टेट। तो किसी भी स्टेट को इधर से जो है अलग होने का राइट नहीं है, वो अलग नहीं हो सकता है, इसलिए सेंटर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो यहां से देखने को हमें मिलता है कि हम यूनिटरी स्टेट हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरे देश का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि स्टेट के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर इस किसी स्टेट के लिए स्पेशल कोई क्लोज डालना पड़ता है तो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही डालना पड़ता है। तो हमारे पास क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। चलिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर 395 जो है आर्टिकल, 22 पार्ट्स, ठीक है, और 12 शेड्यूल्स है, यानी 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। इस तरफ अगर हम बात करें, दूसरा क्या है कि जो स्टेट है, स्टेट को अलग से जो है इंडेस्ट्रक्शनेबल होने की जरूरत नहीं है, तो स्टेट नॉट भी इंडेस्ट्रक्टेबल, ठीक है। तो इसका जो है यूनिटरी होने का मतलब है कि नो, जो स्टेट है वो अलग हो नहीं हो सकता है, स्टेट को जुड़े रहना पड़ेगा इसमें। आगे हम बात करते हैं, थर्ड इसमें आता है डिवीजन ऑफ पावर। पावर का जब हम डिवीजन करते हैं तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो है ना, पावर्स, कुछ हमने जो शक्तियां हैं वो डिवीजन की गई हैं, जिसमें अपने जो है लिस्ट रखी हुई है डिविजन ऑफ पावर्स में, ठीक है। जो डिवीजन ऑफ पावर है आपकी, ठीक है, इसमें आपकी लिस्ट आती है। तो सबसे पहले आती है आपकी सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट जो है इसमें आपके 100 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और इसी तरह दूसरी आती है आपकी स्टेट लिस्ट, ठीक है। स्टेट लिस्ट में जो है आपके नियर अबाउट 61 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, ठीक है। और थर्ड में इधर लिख देता हूं, सॉरी इधर ही लिख देता हूं, थर्ड आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, जो कॉन्करेंट लिस्ट है आपकी, ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो है आपके नियर अबाउट 52 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। तो ऐसे पावर्स का जो है डिवीजन है, जब डिवीजन का पावर्स हो जाता है तो हमें नेचर देखने को मिलते हैं वी आर द फेडरल स्टेट, तो हमें लगता है कि हम एक संघीय राज्य हैं, ठीक है। इधर अगर हम बात करते हैं, इधर आ जाएं, यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं, यहाँ पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि जितनी भी पावर्स हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिफाइन की गई है, स्टेट का अलग से कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो यहाँ से क्या होता है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से हम फिर जो है यूनिटरी की ओर चले जाते हैं, तो हम जो है यूनिटरी स्टेट माने जाते हैं। तो ये फीचर्स हैं आपके जो मैं बता रहा हूं, ये फीचर्स हमने देखने हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ। अगर हम फोर्थ फीचर देखें फेडरल साइड से, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी सुपरमेसी है, ठीक है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी आ जाती है तो इससे क्या पता लगता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें, कोई भी जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, तो जिसको सुप्रीम कोर्ट से पावर मिलती है, तो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है क्योंकि जो भी पार्लियामेंट कोई भी
कानून बनाती है, क्योंकि उसके पास पावर है, इसलिए वो क्या है, यूनिटरी स्टेट की तरफ ले जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी वो कानून जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, कॉन्स्टिट्यूशन को में शक्ति है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरीक्षण कर सकता है। ठीक है, उस कानून को रद्द भी कर सकता है। ठीक है, तो इसी तरह इसमें अगर हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह आपका फ्लेक्सिबिलिटी तय करता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द यूनिटरी नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिटरी फॉर्म को शो करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए, तो अभी हम आगे जो फीचर्स हैं उनको पढ़ते हैं। मैं फिर लिख लेता हूं इधर फेडरल, स्टेट और इधर यूनिटरी स्टेट। तो ये हम फीचर्स पढ़ रहे हैं, कौन कौन से फीचर हमें यूनिटरी बताते हैं, कौन कौन से फीचर हमें फेडरल बताते हैं। ठीक है, अगर हम आगे पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, कठोर संविधान है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं, तो इसलिए क्या है, इसको लिख देता हूं, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, तो इसलिए फेडरल है। लेकिन अगर इधर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। तो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का मतलब ये है कि हमारे पास जो है एक ही जुडिशियरी है, एकल न्यायपालिका है सभी के लिए। स्टेट के लिए कोई अलग से न्यायपालिका नहीं है, नहीं स्टेट के पास कोई अपना अलग से कोर्ट है। ठीक है, हमारे पास सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है जिसके 3 अंग है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, दूसरा हाई कोर्ट, और तीसरे जो लोअर कोर्ट्स वगैरह होते हैं, ट्रिब्यूनल्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह, ठीक है, तीसरी श्रेणी में आ जाते हैं। और तीनों ये क्या है, इंटीग्रेटेड हैं आपस में। ठीक है, इनके जुरिडिक्शन एरियाज बटे हुए हैं, जिसमें सबसे सर्वोच्च अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ऐसे क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर इस जुडिशरी को हम इंडिपेंडेंट कर देते हैं, सेंटर से अलग हो जाती है, एग्जीक्यूटिव से इसका कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो यही जुडिशरी जब इंडिपेंडेंट हो जाती है तो ये क्या हो जाती है, ये फेडरल हो जाती है, क्योंकि सेंटर का कोई भी प्रेशर जुडिशरी के ऊपर नहीं है, नहीं जुडिशरी को जो है सेंटर एग्जीक्यूट करता है, इसलिए क्या है कि वो फेडरल हो जाती है क्योंकि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर इधर हम बात करते हैं तो इधर क्या है हमारे पास, इधर हमारे पास क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस है। क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन जो है उपबंध है, और जिनकी पावर केंद्र के हाथ में है, राष्ट्रपति ही आपातकाल लगा सकता है, राज्य का मुख्यमंत्री कहीं भी आपातकाल इमरजेंसी प्रोविजंस नहीं लगा सकता है। राष्ट्रपति किसी स्टेट के उसके छोटे से हिस्से में भी इमरजेंसी प्रोविजंस लगा सकता है। ठीक है, तो ये बातें हैं। इधर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास बाई कैमरल पार्लियामेंट है। क्या है, बाई कैमरल पार्लियामेंट है, द्विसदनीय संसद है। तो द्विसदनी है तो इससे क्या है कि एक तो हमारी लोकसभा हुई, लोकसभा में जो अपर हाउस सॉरी लोअर हाउस है वो सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करता है, और एक राज्यसभा है जिसमें राज्यों से, अलग अलग राज्यों से आनुपातिक प्रतिनिधि यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से मेंबर्स बनते हैं। तो यहाँ से देखने को मिलता है कि ये एक फेडरल स्टेट है। ठीक है, तो ये है, तो जो बाई कैमरल पार्लियामेंट है तो इसमें हम देखते हैं तो अपर हाउस है हमारा राज्यसभा, और जिसमें 250 मेंबर हैं जो प्रोपोर्शनल रेशो से अलग अलग स्टेट से इलेक्ट होते हैं, जैसे यूपी से 31 मेंबर्स जो है इलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं। लेकिन इधर अगर हम बात करें, इसमें क्या है, आपका सिंगल सिटीजनशिप है।
क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप स्टेट की अलग से नहीं है, तो सिंगल सिटीजनशिप होने की वजह से ये भी हम यूनिटरी की ओर ले जाता है। अगर हम सिटीजनशिप डुअल होती तो अब हम फेडरल होते यूनाइटेड स्टेट की तरह। ठीक है, सिटीजनशिप के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो सिटीजनशिप में हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, इसलिए हम यूनिटरी स्टेट माने जाते हैं सिटीजनशिप की ओर से। डुअल होती तो फिर हम फेडरल हो जाते। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अगर हम इसमें और बातें करें तो और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें, हम देखते हैं। हमारा है ऑल इंडिया सर्विस है हमारे पास। बाकी कुछ ऐसी बातें हैं जो यूनिटरी की तरफ, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जैसे आईएएस आईपीएस आईएफएस वगैरह, जिनको केंद्र नियुक्त करता है और राज्यों में भेज देता है सर्विस देने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी ऑफिसर्स जो है राज्यों में भेज दिए जाते हैं। राज्य जो है अपनी तरफ से किसी ऐसी सर्विसेज को नहीं कर सकता है जिसमें उच्च पदों पर वो भेज सके। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें और चीजें आते हैं। अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड ऑडिट मैकेनिज्म है, इंटीग्रेटेड ऑडिट मैकेनिज्म है या मशीनरी कहें। ठीक है, जिसमें आपका कैग है। कैग जो है का काम क्या है कि सेंटर और स्टेट सभी के लिए कार्य करता है, सभी का ऑडिट कर सकता है कैग। तो इसलिए क्या है कि केंद्र का एक संस्था है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को ये अपनी रिपोर्ट सौंपता है, तो इसलिए क्या है कि हम ये यूनिटरी स्टेट की ओर ले जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर्स। गवर्नर क्या होता है कि गवर्नर जो है ना शासन का अध्यक्ष होता है स्टेट में, तो उसको भी अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट की तरफ से। तो यहाँ से भी आप हमें क्या मालूम होता है कि हम यूनिटरी स्टेट हैं। ओके, तो गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट क्या कहती है, गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट भी कहती है कि वी आर द यूनिटरी स्टेट। ठीक है, इसमें अगर हम आगे बात करते हैं इलेक्शन मशीनरी की, अगर हम बात करते हैं वो भी इंटीग्रेटेड है, स्टेट का अलग से कोई नहीं है, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। ठीक है, इलेक्शन मशीनरी, तो ये इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी जो है केंद्र सरकार के अंडर एक संस्था है और ये राज्यों के लिए भी चुनाव कराती है, तो इसलिए इंटीग्रेटेड मशीनरी है, तो हम यूनिटरी की ओर जाते हैं। ठीक है, फिर है आपका वोट ओवर बिल, वोट ओवर स्टेट बिल। स्टेट बिल के ऊपर वोट भी कराया जा सकता है, तो इससे भी जो है ना पार्लियामेंट के पास पावर्स ज्यादा हैं वोट ओवर स्टेट बिल में, तो इसलिए क्या है कि हम यूनिटरी स्टेट की तरफ चले जाते हैं। तो ये था आपका यूनिटरी स्टेट और फेडरल स्टेट का अंतर। ठीक है, क्वेश्चंस काफी आते हैं, आपसे पूछा जाता है कि कौन सा एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा फीचर फेडरल है और कौन सा यूनिटरी है। तो आपको ये मैंने लिख दिया, आपको याद होने चाहिए सारे। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू।